नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर इंडस्ट्री से आने वाली कंपनी बलरामपुर चीनी मिल के बारे में। ये शेयर अपने लाइफ टाइम हाई 520-25 रुपये से करीब 30% के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। और पिछले 2-3 दिनों का डेटा देखा जाए तो इसमें एक ठीक ठाक अपर साइड में उछाल आता हुआ भी दिख रहा है। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के बारे में डिटेल एनालिसिस तो नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्ट रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे क्या ये शेयर को करंट टाइम पे बाई किया जा सकता है। फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर 6-8 महीना पहले चले जाए तो मात्र 2 से 3 महीना के पीरियड में जो भी चीनी इंडस्ट्री से कंपनी आती थी उसके शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। पिछले कुछ सालों से इथेनॉल को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही है, जिसमें इस कंपनी का भी एक मेजर स्टेक हो सकता है। तो क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके किसी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ये डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बलरामपुर चीनी का करंट फेस वैल्यू आपको 1 रुपया देखने को मिलेगा और ये स्मॉल कैप से आती है क्योंकि मार्केट कैप इसका 7,415 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर को हम अच्छा मान सकते हैं क्योंकि ये 20 के आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका ठीक ठाक है और ये 3 है। पी रेशियो इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि मात्र ये 19 के आसपास चल रहा है। वैसे भी देखा जाए तो इस इंडस्ट्री से जितनी भी कंपनी जाती है मैक्सिमम का पी रेशियो आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगा। डिविडेंड देने के मामले में इसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि ये 1% से नीचे है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी हो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग ठीक ठाक है और ये 17 से लेकर 16 के बीच में बना हुआ है। वैसे तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन में नज़र डालें तो आपको 3 साल में इसमें आपको 126% के आसपास रिटर्न, जबकि पिछले 5 साल में 111% का रिटर्न बनता हुआ दिखेगा। ऑन एवरेज पिछले 3 सालों का डेटा देखा जाए तो बलरामपुर चीनी का परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक नजर आएगा क्योंकि इस पीरियड में इसका आरओई ऑन एवरेज 19 के आसपास रहता है, आरओसी 16, आरओए 9 और नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 10 के आसपास रहता है। करेंट टाइम में इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, इसलिए लिवरेज एंड लिक्विडिटी में जो चीज़ें निकल कर आ रही है, डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 0.44 जा पहुंचा है, जो अभी रेड अलार्म तो नहीं माना जा सकता लेकिन ऑलमोस्ट वहां पर ये अब अप्रोच कर रहा है। करेंट रेशियो 1.6, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20.01, जबकि क्विक रेशियो इसका 0.12 है। ईयर के कंपैरिजन में बलरामपुर चीनी आपको नंबर 3 पोजीशन होल्ड करती हुई दिखेगी अगर इसका एवेल्युएशन मार्केट कैप के हिसाब से किया जाए तो, क्योंकि नंबर 1 पे आपको श्री रेणुका शुगर देखने को मिलेगा जिसका मार्केट कैप करंट टाइम में 11,793 करोड़ है। नंबर 2 पोजीशन होल्ड करने वाली ईआईडी पैरी का मार्केट कैप 10,436 करोड़ है। इन कंपनीज का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट रहा है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको श्री रेणुका शुगर का देखने को मिलेगा क्योंकि इसका क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 135% के आसपास होता है। नंबर 2 पोजीशन पर ईआईडी पैरी नजर आएगी क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ 64% के आसपास हुआ है। बलरामपुर चीनी का परफॉर्मेंस इन टॉप 5 कंपनीज में सबसे खराब होता हुआ नजर आएगा क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन के मामले में, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ निगेटिव साइड में 5.29% होता है। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन पर नज़र डाला जाए तो जो 5 कंपनीज का यहाँ पर हमने सिलेक्शन किया है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बन्नारी का नजर आएगा क्योंकि ये करीब 410% रहता है। नंबर 2 पोजीशन पर आपको ईआईडी पैरी नजर आएगी क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ करीब 95 के आसपास रहता है। श्री रेणुका शुगर का करीब 53% और बलरामपुर चीनी का यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी आपको खराब नजर आएगा क्योंकि ये निगेटिव 83.91% रहता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो पीयर के कंपैरिजन में बलरामपुर चीनी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो जाता है, चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बलरामपुर चीनी का परफॉर्मेंस एक बार फिर से खराब होता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसका सेल्स पिछले 12 सालों में मात्र 3,000 करोड़ से बढ़ के 4846 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 534 करोड़ में बढ़ के 707 करोड़ तक पहुंचा है। यानी यहाँ पर न सिर्फ सेल्स इसका कमजोर रहता है क्योंकि ये डबल भी ग्रो नहीं करता है पिछले 12 सालों में, बल्कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके सेल्स के कंपेरिजन में और ज़्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 1.5 गुना के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ओपीएम के परसेंटेज में भी आपको गिरावट आती हुई दिखेगी क्योंकि मार्च 2017 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से सबसे अच्छा ये 26% रहता है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन होता हुआ दिखेगा और करेंट टाइम में ये करीब 15% के आसपास सेटल दिखता है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट पर नज़र डालें तो ये भी कोई अच्छा संकेत आपको नहीं देगा क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसका नेट सेल्स 593 करोड़ से कम होकर 465 करोड़ तक आ पहुंचा है,
जबकि अर्निंग पर शेयर पर नज़र डाला जाए तो वैसे तो ये ठीक ठाक माना जा सकता है जिस मार्केट कैप की ये कंपनी है या जो इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है। यानी ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से परसेंटेज वाइज भी खराबी देखने को मिलेगा और पिछले 10 सालों में ये सिंगल डिजिट में रहता है और जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है इस पीरियड में इसका 8% रहता है, जबकि जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रहता है 4% का रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कोई बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है और यहाँ पर केवल 10 साल के डेटा को हम छोड़ दें तो 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में ये लगातार निगेटिव बना हुआ है। स्टॉक प्राइस CAGR जरूर आप इसका ठीक ठाक मान सकते हैं क्योंकि पिछले 10 साल में ये 19% रहा है, 5 साल में 17% और 3 साल के पीरियड में सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इसके शेयर प्राइस में 33% CAGR मिलता है। बैलेंस शीट इस कंपनी का आपको एवरेज से थोड़ा सा बेटर नजर आएगा क्योंकि पिछले 12 सालों में रिजर्व से इसका 1272 करोड़ से बढ़ के 2749 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि मार्च 2011 में इस कंपनी के ऊपर 2010 करोड़ का कर्ज था। लगातार आने वाले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा और फाइनली लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2022 के हिसाब से ये 1211 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी इस कंपनी का जो रिजर्व बढ़ा है आपको सेल्स ग्रोथ के ही लाइन में जाता हुआ दिखेगा, जबकि कंपनी ने अपने ऊपर कर्ज को कम करने की कोशिश की है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर कटौती आता हुआ दिखेगा। वैसे भी देखा जाए तो जिस मार्केट कैप की ये कंपनी है करेंट कर्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है और जैसा कि हमने देखा डेट टू इक्विटी रेशियो वैसे डेंजर जोन में तो नहीं पहुंचा है लेकिन एक रेड अलर्ट जरूर क्रिएट कर रहा है क्योंकि वो 0.44 नज़र आया था। इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस देखा जाए तो आपको काफ़ी वीक नज़र आएगा क्योंकि करंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ मात्र 3, वीकनेस 10, अपॉर्चुनिटी 3 और थ्रेट 2 नज़र आ रहे हैं। इस कंपनी का वॉल्यूम एनालिसिस भी आपको काफ़ी कमजोरी नज़र आएगा क्योंकि जो पिछले 1 महीने से इसके शेयर में क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिख रही है, डिलीवरी का परसेंटेज उसमें काफ़ी लो है और ये 27% से लेकर 23% के बीच में बना हुआ है। यानी लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी में अभी बिल्ड नहीं हो रहा है जिसकी वजह से चाहे मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो उसके लिए इस शेयर को लोग बाई करके होल्ड नहीं कर रहे हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड का डेटा जो भी अब तक हमने देखा वहां पर मैक्सिमम पार्ट में कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब नज़र आता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डाला जाए तो एकमात्र पैरामीटर भी ऐसा नहीं दिखेगा जहां पर कंपनी रेड अलर्ट या ग्रे जोन में जाती हुई दिख रही है क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से लेके नो रेड फ्लैग तक आपको केवल ग्रीन जोन या ग्रीन सिग्नल ही आता हुआ दिखेगा और ये हर पैरामीटर पर कंपनी बिल्कुल ही खरा उतरती है। लेकिन केवल इसके बेसिस पर किसी शेयर को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें मेरे हिसाब से उचित नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का ये पार्ट हमेशा ग्रीन ही देखने को मिलेगा, लेकिन जब बात आती है कंपनी के प्रोस्पेक्ट की या उसके शेयर प्राइस ग्रोथ की वहां पर उसका परफॉर्मेंस काफ़ी कमजोर नजर आता है। लेकिन क्या ये शेयर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में हर पॉइंट पर खरा उतरती है आने वाले टाइम में ये अच्छा रिजल्ट दे सकती है, चाहे इसका शेयर रिटर्न हो या अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो। उसके लिए हम इसके फोरकास्ट पर नज़र डाल लेते हैं और फोरकास्ट में यहाँ पर 7 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है जिसमें 100% ही एनालिस्ट का मानना है चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। शेयर प्राइस फोरकास्ट जो इस कंपनी का दिया गया है लोअर साइड में आपको 22-23% का रिटर्न आता हुआ दिख सकता है, मीडियम साइड में 34%, जबकि बेस्ट सिनेरियो में 40-41% हो सकता है। जबकि इसके रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है लोअर साइड में 3% रह सकता है, हायर साइड में ये आपको 12% के आसपास दिख सकता है। अर्निंग पर शेयर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि इसको लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए लोअर साइड में ये 18% ग्रोथ दिखा सकता है और हायर साइड में ये 56% के आसपास रह सकता है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नज़र डाला जाए तो पिछले 6 क्वार्टर्स में आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी और ये 41.21% से बढ़ के 42.42% तक पहुंच जाता है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग यहाँ पर फ्लक्चुएशन के साथ थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ ही दिखेगा और ये 13.87% से बढ़ के 15.33% तक पहुँचता है। लेकिन अगर पिछले 2 क्वार्टर्स का कंपेयर करके देखा जाए तो उन्होंने अपनी होल्डिंग करीब 1% के आसपास कम की है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग इस कंपनी में आपको लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि जून 2021 में उनकी होल्डिंग 1.82% थी जो बढ़ के 3.96% तक जा पहुंचा है जून 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से। एफआईज की होल्डिंग बलरामपुर चीनी में आपको कम होता हुआ दिखेगा पिछले 6 क्वार्टर्स में और ये 20.79% से कम होकर 16.22% तक आ चुका है। यानी ओवरऑल शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नज़र डाला जाए तो डीआई जो म्यूचुअल फंड्स हो या इसके प्रोमोटर्स हो अपनी होल्डिंग बढ़ाया है जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने होल्डिंग को कम किया है। दोस्तों फाइनली अब बात किया जाए क्या बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के शेयर को करंट टाइम में रडार पर रखा जा सकता है या पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है।
दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, पास्ट में इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा है, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट अभी भी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इसके कर्ज पार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने अपने कर्ज को काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की है, जो कि एक पॉजिटिव पार्ट है। लेकिन शॉर्ट एनालिसिस पर कंपनी ये बिल्कुल ही खरा नहीं उतरती है, क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारी डिमेरिट्स या वीकनेसेस बने हुए हैं। एथेनॉल को लेकर भी बहुत सारी बातें पिछले कुछ सालों से लगातार होती हुई आ रही है, और एथेनॉल के प्रोडक्शन की बात करें तो जरूर पिछले कुछ सालों में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री के मैक्सिमम कंपनी को थोड़ा बहुत राहत मिलता हुआ आने वाले टाइम में दिख सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़े पॉइंट की मैं बात करूं, जो भी कंपनी शुगर इंडस्ट्री से आती है मैक्सिमम जगह आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और उनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड हो या इस इंडस्ट्री से आने वाली कोई दूसरी या तीसरी कंपनी, हो सकता है उनके सेल्स में थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ आता हुआ दिखे फ्यूचर में, लेकिन जनरली इस इंडस्ट्री की मैक्सिमम चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती रहेंगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आपका ओपिनियन लॉन्ग टर्म है किसी शेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पाने के लिए, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड उस पर खरा नहीं उतरती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड में ट्रेड करने के लिए, चाहे आपका ओपिनियन 6 महीना का हो या 1 साल का हो, मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, आने वाले सेशन में ये आपको ठीक ठाक रिटर्न या प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। बाकी जो भी फंडामेंटल मैंने आपके साथ शेयर किया, एनालिस्ट द्वारा जो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस करके डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।